नमस्कार। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और भारत को ये जो आजादी मिली ये संपूर्ण आजादी नहीं थी, एक खंडित आजादी मिली। सांप्रदायिक आधार पे भारत का विभाजन हुआ और भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत बना और दूसरा पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के जिस रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ वह भी बड़ा अजीब था। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत के पश्चिम में था और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भारत के पूर्व में था। एक अजीबोगरीब स्थिति थी, न केवल भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में जो विविधता थी वो भी अजीब प्रकार की थी। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वह उर्दू अरबी डोमिनेटेड और पूर्वी पाकिस्तान बंगाली कल्चर को लेकर बंगाली डोमिनेटेड पाकिस्तान था। धीरे धीरे व्यवस्था चली, 20 वर्षों तक किसी प्रकार से चली। पूर्वी पाकिस्तान में धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा और इस असंतोष को 1971 में एक अंतिम परिणति मिली जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग देश बन गया। जब पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग देश हुआ, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई भी हुई, तब 1971 की लड़ाई में शामिल लोगों को, उनकी महत्व को, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उस समय की सरकार ने अपने संविधान में 1972 में, जो कि बांग्लादेश का संविधान बना, उस संविधान में 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे दिया। अब यह आरक्षण 2018 तक ऐसे ही चलता रहा। जो लोग पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए उनको तो यह आरक्षण मिला ही, उनके बेटे और उनके पोतों को भी इस आरक्षण का विस्तार कर दिया गया। 2018 में बांग्लादेश में जब आम चुनाव होने वाले थे तो उस आम चुनाव के दौरान वहां के युवाओं ने, वहां के छात्रों ने काफी प्रोटेस्ट किए, काफी विरोध किए और इन प्रोटेस्ट और विरोध के कारण उस समय की शेख हसीना की सरकार ने आरक्षण को खत्म कर दिया, वापस ले लिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। 2018 में वापस लिए गए इस आरक्षण को हाईकोर्ट ने दोबारा से लागू कर दिया और कहा गया कि यह जो वापस लेने की प्रक्रिया थी, जो वापस लेने का निर्णय था, वो रैशनल नहीं था, तार्किक नहीं था। 1 जून 2024 को बांग्लादेश में विरोध की शुरुआत हो जाती है। 5 जून 2024 को बांग्लादेश ने विरोध में तीव्र गति पकड़ लिया और 1 जुलाई, जून की जगह आप जुलाई समझे, 14 जुलाई 2024 को वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले जो लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। अगर स्वतंत्रता सेनानी और उनके बेटे पोतों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो क्या आरक्षण रजाकर को दिया जाएगा। रजाकर दरअसल उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने 1971-1970 के दौरान में पाकिस्तानी आर्मी की सहायता से, यानी कि रजाकर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा प्रायोजित एक वैसा समूह है, एक वैसा हिंसक ग्रुप है, पैरामिलिट्री पुलिस का एक ऐसा दल है जिसने बांग्लादेश में लगभग 30 लाख लोगों की हत्या की थी। यानी कि मानवता के इतिहास में एक विभत्स घटना को अंजाम देने वाले लोगों का समूह रजाकर है और प्रोटेस्टर्स की तुलना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने रजाकर से की, जिसके बाद विरोध काफी भड़क गया, काफी तेजी से फैलता चला गया। बांग्लादेश में कर्फ्यू के हालात लग गए, यूनिवर्सिटी ठप हो गए, विश्वविद्यालय जलाए जाने लगे, पुलिस स्टेशनों पर कब्जा हुआ और परिणाम यह हुआ कि लगभग आज के डेट में 103 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3000 से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बांग्लादेश में इतना उबाल क्यों है। आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये जरूरी होता है कि न केवल अपने देश में शांति रहे बल्कि पड़ोसी मुल्कों के भी हालात स्थिर रहे। आप ये भी जानते हैं कि लंबे समय से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और उनके ऊपर विरोधियों को कुचलने का, लोकतंत्र को ऑटोक्रेसी में बदलने के आरोप देश और देश के बाहर से लगातार लगते आ रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश भारत का एक क्लोज फ्रेंड है और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद विदेशी राजदूत की भारत में आगमन हुआ तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। ऐसे में जब भारत और बांग्लादेश के संबंध इतने करीब हैं, इतने नजदीक हैं और इतने घनिष्ठ हैं, तो पड़ोसी के देश में इस प्रकार की अस्थिरता भारत के लिए अच्छी नहीं है। हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आरक्षण की स्थिति क्या है। कल, यानी कि कल 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में आरक्षण के ऊपर एक बड़ी बात कही है और वो ये कहा है कि अब 93% नौकरियां, यानी कि 93% बांग्लादेश में होने वाले जॉब मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे, जिसमें से 5% कोटा वेटरन कोटा होगा, यानी स्वतंत्रता सेनानी और उनके बेटे पोते को लिए जो पहले 30% का कोटा था अब उसको कम करके 5% कर दिया गया है और 1%
एथेनिक माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए रखा गया और 1% दिव्यांगों के लिए ये कोटा रखा गया है। पहले ये आरक्षण 56% था, जो कि समस्या के मूल जड़ में है। इस 56% आरक्षण में 30% जो आरक्षण था वो वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी और उनके वंशज हैं उनके लिए था, 10% महिलाओं के लिए, 10% पिछड़े हुए जिले जो विकास की रफ्तार में काफी पीछे रह गए उनको यह कोटा दिया गया था, 5% ये कोटा आदिवासियों को दिया गया था और 1% दिव्यांग को। यानी कि 56% आरक्षण पहले था। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि बांग्लादेश का संविधान जो कि 1972 में बना, उस संविधान के आर्टिकल 29(1) के अनुसार बांग्लादेश अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेंगे। तो इस प्रकार का रिजर्वेशन अवसर की समानता के अगेंस्ट है, लेकिन उसी संविधान का आर्टिकल 29(3) कहता है कि राज्य को यह शक्ति है कि वो विशेष लोगों के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान कर सकता है, और यहीं से आरक्षण की बात शुरू हो जाती है और आरक्षण को एक आधार मिल जाता है। 2018 के से पहले बांग्लादेश की वित्तीय स्थिति ठीक ठीक चल रही थी। 2018 के बाद बांग्लादेश में धीरे धीरे स्लो डाउन आना शुरू होता है। 2020 ने इस स्लो डाउन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 के कारण बांग्लादेश की एक्सपोर्ट आधारित जो इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री धीरे धीरे ठप पड़ती चली गई। इसके साथ साथ इसमें और महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ता है यूक्रेन युद्ध, और इन दोनों स्थितियों के कारण बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट निर्यात आधारित जो उद्योग है वो उद्योग ठप पड़ जाता है। इन उद्योगों के ठप पड़ जाने के कारण बांग्लादेश की वर्किंग आबादी जो लगभग हर साल 19 से 20 लाख वर्क फोर्स में शामिल होती है, उनके सामने नौकरी का संकट खड़ा हो जाता है। आप ये भी जानते हैं कि जो बांग्लादेश की कुल आबादी है वो लगभग 170 मिलियन है, और इस 170 मिलियन की कुल आबादी में लगभग 2/3 हिस्सा वर्किंग एज का यानी कि 15 से 64 साल के बीच में है, और उसमें भी खास करके 15 से 29 साल की आबादी 25% है। यानी कि इतनी अधिक आबादी यंग है, और उनके सामने अवसर की स्थिति में आपको बताता हूं नौकरियों की क्या स्थिति, वो ये है कि बांग्लादेश में 2019 से 23 के बीच में 3.5 लाख सरकारी नियुक्ति हुई, सिर्फ 3.5 लाख। जहां एक साल में 19 लाख लोग वर्क फोर्स में शामिल हो रहे हैं, वहां 4 सालों में नौकरियों में कुल नियुक्ति सिर्फ 3.5 लाख होती है। यानी कि 4 साल में लगभग 80 लाख लोग वर्क फोर्स में शामिल होते हैं, और 4 लाख में बांग्लादेश की सरकार सरकारी नौकरियों में 3.5 लाख लोगों को शामिल कर पाती है। सरकारी नौकरियों को लेकर जो क्रेज है वो न केवल भारत में बल्कि तमाम भारत के पड़ोसी देशों में उसी प्रकार का है जैसा कि भारत में है। बांग्लादेश की सरकार में, बांग्लादेश की संसद में दिए गए एक बयान के अनुसार 5 लाख कभी भी सरकारी पद खाली हैं, और इस 5 लाख सरकारी पद के भर देने के बाद भी जब तक कि अर्थव्यवस्था का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, जब तक कि अर्थव्यवस्था पटरी पे नहीं आती है, बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के युवाओं को जॉब देना एक मुश्किल काम है। ऐसे में आरक्षण की आग बांग्लादेश में फैल रही है। आरक्षण की आग न केवल बांग्लादेश में फैल रही है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आरक्षण के संबंध में भी कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, जब निजी क्षेत्र में वहां की सरकार ने सीटों को रिजर्व करने की बात कही थी। यही बात आप बिहार के संदर्भ में देखे होंगे कि जहां बिहार के हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण को विस्तारित किया था। तो बांग्लादेश में ये जो संकट उत्पन्न हुआ है वो खास करके इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ है कि वहां असंतोष है, अवसर नहीं बन रहे हैं, और अवसर न बना पाने की अक्षमता को वहां की सरकार एक राष्ट्रवादी रंग दे रही है। राष्ट्रवादी रंग इस रूप में कि सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध को राष्ट्र के विरोध से जोड़ा जा रहा है। इस रूप में देखा जा रहा है कि ये विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है, इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, और स्वतंत्रता सेनानियों को आरक्षण न देना उन वार वेटरन का अपमान है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार को यह भी ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश की स्थिति धीरे धीरे वल्नरेबल होती जा रही है। वहां के युवाओं की एक बड़ी आबादी जो एक्सपोर्ट आधारित इंडस्ट्री में काम कर सकती थी, वो एक्सपोर्ट आधारित इंडस्ट्री के ठप हो जाने के कारण रोजगार के संकट से गुजर रही है। तो ऐसे में रजाकर का टैग देकर उनको डिफेम करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि रोजगार के नए अवसर क्रिएट किए जाए, समस्या की पहचान की जाए, समस्या को स्वीकार किया जाए और उसके ऊपर बात की जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण जो कि 30% दिया जाना था वार वेटरन को, उसको कम करके अब 5% कर दिया गया है। हो सकता है कि तात्कालिक रूप से इसे यह विरोध को, प्रोटेस्ट को रोकने में सफल हो जाए, लेकिन लंबे समय में अवसर के निर्माण की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।